वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। चिकित्सा विभाग से इस समय की बड़ी खबर नवीन संविदा नियम 2022 को लेकर। देखिए, जो नए रूल लागू किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022, यानी कि जो नवीन संविदा नियम 2022 बनाए गए हैं, इसके बारे में देखिए बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए हैं और बहुत सारे देखिए अमेंडमेंट अभी भी बाकी है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच में देखिए चिकित्सा विभाग द्वारा जो संविदा कार्मिक लगे हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से स्क्रीनिंग किया जाने वाला है और क्या आदेश जारी किए गए हैं। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उन आदेशों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि आप लोगों ने सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। 2835 जो लेटर जारी किया गया 28/12/2022 जारी किया गया है। देखिए क्या है इस लेटर के अंदर, किस प्रकार से स्क्रीनिंग किया जाना है और आप लोगों को किस चीज़ों में सावधानी बरतनी है, आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार। देखिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले यानी कि पूरे राजस्थान को ये लेटर लिखकर दिया है। देखिए, विषय की बात करें तो नवीन संविदा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन नियुक्ति हेतु एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट भिजवाने बाबत। देखिए, जो संविदा कार्मिक है जो एनएचएम योजना के अंतर्गत एनआरएचएम योजना के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी संविदा कार्मिक कर्मचारी कार्यरत है उन सभी की स्क्रीनिंग के लिए ये लेटर लिखा गया है और संदर्भ दिया गया है। इस कार्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 25/8 जो 10/11/2022 को जारी किया गया, उसी को आधार मानते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति पश्चात यानी वित्त विभाग द्वारा जो सहमति ले ली गई है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल 2022 के अंतर्गत सृजित पदों पर यानी कि जो चिकित्सा विभाग यानी कि राजस्थान में जितने भी संविदा पे कार्यरत है उनके लिए वित्त विभाग से सहमति ले ली गई थी। कुछ पदों के जो पदनाम है वो भी चेंज किए गए थे और जो जिस पोस्ट पर आप है हो सकता है उस पोस्ट का नाम समान रखा गया हो या उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया हो, उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग की जा रही है। तो वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से की जानी है, यानी कि जो भी कार्मिक कार्यरत है संविदा पर पहले से उनको इन नए रूल में लाने के लिए उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि उन सभी कार्मिकों को इस नए रूल में अडॉप्ट किया जा सके। तो अतः आप अपने जिले में एनएचएम योजना के अंतर्गत, मैं केवल एनएचएम की बात कर रहे हैं, एनएचएम योजना के अंतर्गत जो भी कार्यरत संविदा कर्मी हैं उनकी स्क्रीनिंग संलग्न चेकलिस्ट व राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल 2022 में निहित प्रावधान अनुसार यानी कि ये जो लागू किए गए थे नवीन संविदा नियम, इसी के अनुसार करते हुए जिले में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों की प्रत्येक कार्मिक वार चेकलिस्ट भरकर एवं प्रत्येक चेकलिस्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित कर सूचना दिनांक 15 जनवरी 2023 तक तैयार करना सुनिश्चित करावे। यानी कि एक चेकलिस्ट दिया गया है, उस चेकलिस्ट के बारे में आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। और अगर आप देखिए संविदा कार्मिक है एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा विभाग में कार्यरत है तो आपके पास आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली है और उसी के लिए आप अपने दस्तावेज लिख लें कि आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली, वो हम आगे हम चेकलिस्ट में बात करने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल कार्मिक का एक चेकलिस्ट बनने वाला है और उस चेकलिस्ट में संलग्न होंगे उनके वो सभी दस्तावेज जो आप स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपको यूज में आने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीनिंग की सूचना संलग्न चेकलिस्ट में तैयार करते हुए निम्न बिंदु का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि जो चेकलिस्ट हम अभी आपको बताने वाले हैं उसमें किन किन बिंदुओं के बारे में बात की जाने वाली है। तो देखिए, उक्त नियमों के अंतर्गत संविदा पर रखे जाने की रीति यानी कि उक्त नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त संविदा कार्मिक को ही शामिल किया जावे। उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथक से अंकित की जाए। देखिए, पहले पॉइंट को समझने वाली बात है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है
कि इस नियम में जिस कार्मिक का स्क्रीनिंग किया जाना है तो उन्हीं कार्मिकों की इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी जिनको किसी भी विज्ञप्ति से माध्यम से यानी कि किसी प्रोसेस के माध्यम से उनको इस एनएचएम के अंतर्गत नियुक्ति दी गई है। अगर किसी प्रोसेस के माध्यम से नियुक्ति ना देकर डायरेक्टली लिया गया है तो उनकी सूचना पृथक से दी जानी है। यानी कि आप अगर किसी भी जैसे पब्लिक विज्ञापन जो होते हैं उसके अंतर्गत आपको लिया गया है तो ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा, अन्यथा उनकी जो डिटेल है वो अलग से भिजवाई जानी है। यानी कि पहले विज्ञापन निकला है, आपने विज्ञापन के आधार पर फॉर्म फिल किया होगा, फिर आपकी जो प्रोसेस हुई होगी, चाहे रिटन एग्जाम हुआ हो, चाहे इंटरव्यू हुआ हो, चाहे टाइपिंग टेस्ट हुआ हो, जो भी हुआ हो वो नियमों के अंतर्गत हुआ है, उन्हीं को इसमें लिया जाना है, अन्यथा जो भी अतिरिक्त है उनकी सूचना अलग से मांगी जाएगी। तो पहले से आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपकी जो प्रोसेस थी, आपकी प्रक्रिया थी वो किस माध्यम से थी और किस प्रकार से आप यहाँ पे सम्मिलित हुए। दूसरा पॉइंट, आयु सीमा की अगर बात करें, आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा की जांच जो है नियम 6 के प्राविधान के अनुसार की जाएगी, यानी उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथक से अंकित की जाएगी। यानी कि आयु सीमा के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है कि आपकी एज जो है जब आप संविदा रूल्स जब 2022 लागू नहीं थे, जब भी आप आए हैं, चाहे आप 2008 में आए हैं, 13 में आए हैं, 16 में आए हैं, 18, 19 में आए हैं, उस समय आपकी आयु एज क्या थी और अभी एक 2023 को क्या होने वाली उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो आयु सीमा भी उसमें रहने वाली। आरक्षित श्रेणी में नियुक्त कर्मचारी की वर्गवार सूचना संलग्न चेकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 में अंकित की जाए। यानी इस कॉलम के आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से भरा जाना है। नियम के बिंदु संख्या 6, 7, 8, 9, 10 में वर्णित बिंदु की पालना स्क्रीनिंग के समय सुनिश्चित की जाए व वांछित सूचना प्रपत्र में दर्ज की जाए। इसके बारे में आगे हम चेकलिस्ट में बात करने वाले हैं। एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु प्रपत्र ए में अंकित अधिकारियों की प्रथम स्तरीय समिति में संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि ये लोअर स्टार्ट से होगा, यानी कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो इसकी प्रथम स्तरीय जांच करेंगे। लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी इसमें रहेंगे एवं संस्थापन अधिकारी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लेवल जो रहेगा, द्वितीय स्तर, उसमें देखिए संयुक्त निदेशक जेडी जो है जोन वाइज जो भी जिस जोन से संबंधित रहेंगे, यानी कि संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संस्थापन अधिकारी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि 2 लेवल पर आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। संविदा सेवा नियमों के क्रियान्वयन हेतु संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग की सूचना संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार तैयार कर संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणीकरण सहित दिनांक 15 जनवरी 2023 तक तैयार कराते हुए सूचना संकलित प्रमाणित होने की कार्रवाई की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि 15 जनवरी 2023 तक संविदा पर जितने भी राजस्थान में चिकित्सा विभाग के अंदर कार्यरत हैं उन सभी की एक चेकलिस्ट दी गई है, उस चेकलिस्ट के अनुसार ये कंप्लीट करके भिजवाना है। तो ये चेकलिस्ट एक बार आप प्रिंट कर लें। बाकी आपको ये जो चेकलिस्ट है हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल करवा लेंगे ताकि आप खुद इसको फिल करके आपके डिपार्टमेंट में सबमिट करवा सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसको फिल किया जाना है। देखिए, समिति के समक्ष संविदा कर्मचारी के अनुसार जांच हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की चेकलिस्ट क्या क्या फिल किया जाएगा। देखिए, कर्मचारी का नाम, यहाँ पे उस कर्मचारी का नाम आएगा जो अभी संविदा पर कार्यरत है, उस कर्मचारी का नाम यहाँ पे लिखा जाना है। वर्तमान पदनाम, यानी कि वर्तमान में क्या पदनाम है वो आपको यहाँ पे लिखा जाना है, जो भी आपका पदनाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद है वर्तमान मानदेय, जो वर्तमान में मानदेय है वो क्या मिल रहा है अभी, यानी कि जैसे आप समझिए कि यहाँ पे कोई अशोक नाम से कैंडिडेट है, उसका अशोक कुमार नाम लिखा गया है, वर्तमान पदनाम उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है और वर्तमान मानदेय जो है जैसे उनको 11,000 या 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसका मानदेय यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग पश्चात मानदेय, यानी कि जब स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके पश्चात जो नया मानदेय है वो क्या रहने वाला है, जो भी उसमें मेंशन किया गया है। अगर 13,000 रुपए किया गया 13,400 तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। स्क्रीनिंग पश्चात पदनाम, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर अभी है लेकिन स्क्रीनिंग के पश्चात आपका क्या नाम चेंज कर दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका समान नाम है तो वही लिखा जाएगा, अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग कोई नाम चेंज कर दिया गया है उसकी आप पहले एक PDF है, हमने एक वीडियो बनाया वो देख ले आपका क्या पदनाम रखा गया है।
और उस पदनाम के अकॉर्डिंग क्या मानदेय रहने वाला है वो मानदेय यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं और ऑब्वियस होंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको 15,000 रुपये मिल रहे हो और यहाँ पे आपके पास 10,400 ही मानदेय आ रहा हो, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा कि नवीन मानदेय आपका स्क्रीनिंग के पश्चात क्या रहने वाला है। पदस्थापन स्थान, आपका वर्तमान में जो पदस्थापन स्थान है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पदस्थापन स्थान अगर आप सीएमओ ऑफिस में कार्यरत है तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। जिला जैसे आप जयपुर में कार्यरत है तो आप यहाँ पे जयपुर लिखेंगे। मूल निवास जिला, अगर आप जैसे दौसा जिले के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पे दौसा लिख देंगे, और अगर आप जयपुर के हैं तो जयपुर ही लिखेंगे। यानी कि मूल निवास जिला आपका कौन सा है वो यहाँ पे लिखा जाना है, और पदस्थापन जिला जो है वो आपको यहाँ लिखा जाना, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखा जाना है। ये तो हुआ इसकी बात। अब हम बात करते हैं मुख्य सूचना जो विषय वस्तु उसके बारे में। देखिए यहाँ दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, सही अथवा क्रॉस का चिन्ह लगाएं। ठीक है, अगर दस्तावेज संलग्न है तो सही का चिन्ह लगाएंगे। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा ना। राइट का चिन्ह लगाया जाएगा, और नहीं है तो फिर क्या करा जाएगा, क्रॉस का चिन्ह लगाया जाएगा। और प्रस्तुत दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। तो हम एक एक पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देखिए संविदा कर्मचारी के नाम, संविदा कर्मचारी के नाम, पिता का नाम, वही ले लेता हूं यार, अच्छा रहेगा। संविदा कर्मचारी का नाम, पिता का नाम और पता के सत्यापन से संबंधित प्रमाण की प्रति, अंक तालिका व आधार कार्ड की प्रति अथवा अन्य दस्तावेज। देखिए संविदा कर्मचारी का जो नाम है और उसका पिता का जो नाम है और पता है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या दस्तावेज लगा रहे हैं या नहीं लगा, लगाना ही है तो आपको यहाँ पे राइट करना है। और दस्तावेजों की संख्या कितनी, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड आप संलग्न कर सकते हैं, तो दस्तावेजों की संख्या हो गई आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। संविदा पर कर्मचारी की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित सूचना, यानी कि जब आप संविदा पर कार्यरत हुए थे, जब आपको नियुक्ति मिली थी तो आपको क्या प्रोसेस अपनाई गई थी, उस नोटिफिकेशन का आपको कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे संलग्न करना है। नियुक्ति का आधार जिसमें विज्ञप्ति की प्रति, यानी कि जिस विज्ञप्ति के आधार पर आपको नियुक्ति दी गई है उसकी जो पूरी प्रति है विज्ञापन की, वो प्रति संलग्न करनी है, या अन्य जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी प्रति, यानी कि आपको यहाँ पे राइट करना है। और संविदा पर आपने जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी या जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उस विज्ञप्ति को आपको संलग्न करना। हो सकता है उस विज्ञप्ति में कुल पृष्ठों की संख्या 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, आपको यहाँ पे लिखनी है और वो यहाँ पे संलग्न होगी। अंतिम अनुबंध की समय अवधि, यानी कि अंतिम अनुबंध जो आपका पिछला 2023 अप्रैल 2022 अप्रैल तक जो था उसकी, यानी कि 1 साल की जो डिटेल है वो यहाँ पे आएगी कि किस डेट से 2022 अप्रैल तक आपका अनुबंध था, या आपके पास जो भी अनुबंध अगर है तो उसका कार्यालय का नाम है, अधिकारी का पदनाम क्या है, और उस अनुबंध की आपको प्रति संलग्न करनी है। हो सकता है वो अनुबंध 3 पेज का हो, तो ऐसा आपको यहाँ पे लिखा जाना है। विज्ञापन में दर्शाई गई पद की वांछित योग्यता, यानी कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर यहाँ पे नियुक्त हुए थे तो उस समय उस पद के लिए क्या योग्यता वांछित थी। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है, हो सकता है वहाँ पे पीजीडीसीए मांगा गया हो, तो आप यहाँ पे लिख दें कि पीजीडीसीए है ना, उस जिसके बेस पर आप आए थे उसमें योग्यता क्या मांगी गई थी वो आपको यहाँ लिखना है, राइट करना है। और उसके बारे में कोई योग्यता है तो वो विज्ञापन आपने सबमिट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता, पद अनुसार निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कि नियुक्ति के समय जो निर्धारित योग्यता, जैसे पीजीडीसी आपकी निर्धारित योग्यता थी तो उसके अनुसार आपके पास पीजीडीसी की जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, वो आपको यहाँ पे संलग्न करनी है। 10th टू ऑनवर्ड, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पीजीडीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे संलग्न होंगे। और यहाँ पे दस्तावेजों की संख्या आ जाएगी, जैसे आपके पास 5 है, 7 है, जो भी है वो यहाँ पे, ये मैं देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, उसके बाद है देखिए जाति, जैसे आपने सामान्य श्रेणी में जैसे जाति संबंधित कॉलम में चिन्हित करें, आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र की संलग्न करें, यानी कि आपको जैसे सामान्य तो सामान्य पर राइट कर लीजिए। अगर आप अनुसूचित जाति के थे है उसमें सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पे राइट करना है, और यहाँ पे इस जगह राइट होगा आपका, और यहाँ पे दस्तावेजों की संख्या 1 आ जाएगी, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना है। ठीक है, कार्मिक की उक्त पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक, यानी कि जिस पद पर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, तो उस पर अगर आप नियुक्त किए गए हैं तो उसका आदेश क्रमांक क्या है और किस दिनांक को वो जारी किया गया था, राइट, और 1 पेज का वो रहेगा, तो वो यहाँ पे आप 1 लिख दें। कार्मिक का उक्त पद पर कार्यग्रहण का दिनांक, यानी कि आपने उक्त पद पर कब कार्यग्रहण किया था, आपको ज्वाइनिंग लेटर कब दिया गया था, उस समय जब आप नियुक्त हुए थे तो उसकी डेट आपको यहाँ डालनी है, और वो ज्वाइनिंग लेटर है वो यहाँ पे राइट करके आपको 1 संलग्न करना है।
डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और राइट करके आप डेट ऑफ बर्थ के लिए 10 का मार्कशीट आपका संलग्न है तो ऑलरेडी आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। कार्यग्रहण दिनांक को आयु, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था उस समय आपकी एज क्या थी, कितने वर्ष कितने माह और कितने दिन थी, और 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु कितने होने वाली है, कितने वर्ष कितने माह कितने दिन रहने वाली है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और एज की बात करें तो एज के लिए देखिए 10वीं का जो अंक तालिका वो आपने लगा ही दिया है, तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप 1 यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पे राइट कर सकते हैं। कार्मिक के जीवित संतानों की संख्या 1 जून 2002 तक, यानी कि इससे पहले आपके जीवित संतानों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे राइट करना है, और यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको इस जगह पे, है ना। 0 है तो 0, 1 है तो 1, जो भी आपको लिखना है। और नीचे दिया देखिए कार्मिक की जीवित संतानों की संख्या 2002 के पश्चात। आई थिंक मेरे हिसाब से 2002 के पहले कुछ एक कैंडिडेट होंगे, बाकी अधिकतर 2002 के पश्चात होंगे अगर जिनका विवाह हो चुका है। और सन 2002 के पश्चात आपके जितनी भी संतानें हैं, 1 है तो आप 1 लिखेंगे, 2 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बारे में अगर आपके पास कोई डिटेल है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो आप यहाँ पे राइट करके उनके संलग्न, अगर आपके पास एक बच्चा है आपके पास तो उसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। संविदा कार्मिकों को दे मानदेय, नियुक्ति तिथि को दिया गया मानदेय, यानी कि अगर आपको जब नियुक्ति थी तब आपको अगर 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था उस टाइम, तो आप यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। और 1/4/2022 अभी रिसेंट जो 1 अप्रैल 2022 निकला है उस समय आपको क्या मानदेय दिया गया है, अगर आपका 12,000 था, 500 था या जो भी था, आपको वो यहाँ पे लिखा जाना है, ठीक है। और न्यायालय द्वारा अगर आपके कोई वो है तो उसके बारे में डालना है, अगर आपका कोई भी न्यायालय में चल रहा है प्रकरण। तो कार्मिक का मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर आपको सॉरी आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। कार्मिक का बैंक का नाम, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, उसका शाखा कहाँ पर है, खाता संख्या क्या है, IFSC कोड क्या है, और राइट करके आपको आपके बैंक पासबुक यहाँ पे अटैच करनी है, उसके लिए 1 लिखना है, ठीक है। क्या एक दस्तावेज आपने यहाँ संलग्न किया है। क्या कार्मिक के संबंध में न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा न्यायालय निर्णय के अधीन कार्यरत है, यदि हाँ तो निर्णय की दिनांक, यानी कि ऐसे कोई कार्मिक हो जो न्यायालय के निर्णय के अधीन कार्यरत है तो उनकी आपको यहाँ पे प्रति भी संलग्न करनी है और उनके आदेश की जो भी पालना है वो यहाँ पे डालनी है। नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। विशेष विवरण अगर यदि कोई है तो यहाँ अंकित कीजिएगा। प्राप्त परियोजना का संक्षिप्त विवरण मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो यहाँ पे टिप्पणी करेंगे, और प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित समस्त सूचनाएं एवं तथ्य सही है एवं संबंधित संविदा कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापित करवा लिए गए हैं, जो सही पाए गए हैं के अनुसार दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न कर दिए गए हैं। यानी कि ये सत्यापन किया जाएगा संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा, अगर आप लोअर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे ब्लॉक वगैरह या CSC PSC जहाँ है वहाँ पे हैं। उसके बाद लेखाधिकारी और संस्थापन अधिकारी है वो आपको यहाँ पे प्रथम स्तरीय जो दस्तावेज परीक्षण कमेटी है वो करेंगे। उसके बाद जो सेकंड ये दस्तावेज परीक्षण कमेटी आपके बारे में जो भी टिप्पणी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड लेवल पर भेजा जाएगा जिसमें JD है संयुक्त निदेशक जिसको बोला जाता है, और CMHO मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा संबंधित जो भी है वो यहाँ पे आपकी टिप्पणी देंगे। उसके बाद देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो भी जिला है उसका जिले का नाम यहाँ आएगा, और जो भी है अधिकारी वो ये प्रमाण पत्र आपके लिए जारी करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि दो हस्ताक्षरकर्ता के अधीन जिले में NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता के सभी मापदंडों की जांच एवं उक्त नियमों में प्राविधिक अनुसार चेकलिस्ट में वर्णित बिंदुओं के अनुसार की गई संलग्न सूची में वर्णित संविदा कार्मिक नियुक्ति योग्य है और नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की अनुशंसा की जाती है। तो इसके बेस पर आपको नया नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए चिकित्सा विभाग ने अपना जो स्क्रीनिंग प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया गया है। 15 जनवरी 2023 का अंतिम समय दिया गया है। तो ये लेटर आपने भली भांति देख लिया होगा। तो अब स्क्रीनिंग के लिए आपके जो भी दस्तावेज है आप इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें, और इसका देखिए हम आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप लोग इसमें टाइप करके देंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, ताकि सारे दस्तावेज वगैरह आप इसमें संलग्न कर पाएँ। तो इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। फिर आगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको समय पर दी जाएगी। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बने रहिए हमारे साथ।